नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही कमाल के डुअल नैरेटिव को डिकोड करने वाले हैं। सोचिए, दशकों पुराने एक लेगेसी रिटेल दिग्गज ने एक विशाल नए फ्रेंचाइजी विस्तार को मुमकिन बनाने के लिए अपने पूरे बैकएंड सिस्टम को रातों रात कैसे बदल दिया। यह सिर्फ कपड़े बेचने की कहानी नहीं है, बल्कि एक मास्टर क्लास है कि एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी भविष्य के लिए खुद को पूरी तरह से कैसे री इन्वेंट करती है। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। हम यहाँ योर रिटेल कोच द्वारा रेमंड लिमिटेड के लिए तैयार की गई एकदम रियल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पर बात कर रहे हैं। सीधे सोर्स मटेरियल और एक्चुअल डेटा के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल में पर्दे के पीछे क्या और कैसे हुआ। तो चलिए बिना देरी किए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। हमारा आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम रिटेल दिग्गज को स्केल करने की बात करेंगे, फिर देखेंगे वो 4 महीने का जादुई टर्न अराउंड, उसके बाद एथनिक वेयर के बूम को समझेंगे और अंत में एथनिक्स फ्रेंचाइजी रणनीति पर चर्चा करेंगे। ये शुरुआती ऑपरेशनल बातें ही आगे की शानदार मार्केट ग्रोथ स्ट्रैटेजी का असली बेस तैयार करेंगी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, रिटेल दिग्गज को स्केल करना और 1000 से अधिक ग्लोबल स्टोर्स की नींव को मजबूत करना। अब जरा कल्पना कीजिए, रेमंड जैसे पुराने और भारी भरकम सिस्टम को अचानक से आधुनिक बनाना। ये बिल्कुल समंदर के बीचों बीच किसी विशाल जहाज की दिशा मोड़ने जैसा मुश्किल काम था। चुनौतियां वाकई बहुत बड़ी थीं। 1000 से ज्यादा ग्लोबल स्टोर्स का मानकीकरण, यानी उन्हें एक स्टैंडर्ड पर लाना, नए मैन्युफैक्चरिंग हब शुरू करना और ई-टेलर्स मॉड्यूल को मौजूदा ईआरपी सिस्टम के साथ पूरी तरह से जोड़ना, ये सब कोई बच्चों का खेल नहीं था। सबसे ज्यादा सिरदर्द था कस्टम टेलरिंग के लिए ट्रिम्स को स्टैंडर्डाइज करना। ट्रिम्स यानी सिलाई में इस्तेमाल होने वाले बटन, धागे, चेन और अस्तर। सोचिए, पूरे देश में इन छोटी छोटी चीजों को एक समान करना, और वो भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट डेडलाइंस के अंदर। यहीं से हमारी कहानी दूसरे हिस्से में प्रवेश करती है। 4 महीने का टर्न अराउंड और ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट तैयार करना। इतने बड़े लेवल पर इस तरह के बदलाव को मैनेज करने के लिए एक बेहद सटीक और सधी हुई रणनीति की जरूरत थी। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। योर रिटेल कोच ने ऑपरेशंस को एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क में ढालने के लिए एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाई। सबसे पहले मौजूदा सिस्टम्स का गहराई से विश्लेषण करके एक सॉलिड रणनीति बनाई गई। इसके बाद सभी छोटे बड़े हब्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज और मैनुअल तैयार किए गए। फिर प्रमुख स्टेक होल्डर्स से हरी झंडी ली गई और पूरी टीम को ट्रेनिंग दी गई। और आखिर में इन सभी नई प्रक्रियाओं को आईटी और ईआरपी सिस्टम के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया। और ये सब कितने समय में हुआ? सिर्फ 4 महीने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये वो जादुई आंकड़ा है जो बताता है कि इस बेहद उलझे हुए बैकएंड ट्रांसफॉर्मेशन को कितनी हैरान कर देने वाली स्पीड से अंजाम दिया गया। इतने कम वक्त में इतने विशाल कॉरपोरेशन का कायाकल्प कर देना वाकई में एक असाधारण उपलब्धि है। सबसे कमाल की बात तो ये रही कि इन सभी व्यापक एसओपी को सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं छोड़ा गया। इन्हें रेमंड के मौजूदा ईआरपी सिस्टम के साथ बहुत ही बारीकी से मैप किया गया। इस शानदार एकीकरण ने 1000 से ज्यादा स्टोर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स और टेलरिंग विभागों को एक ही धागे में पिरो दिया। नतीजा, भविष्य की ग्रोथ के लिए एक चट्टान जैसी मजबूत नींव बिल्कुल तैयार हो गई। तो अब जब बैकएंड का पूरा सिस्टम एकदम सेट हो चुका था, तो बारी थी फ्रंट एंड मार्केट के मौकों को भुनाने की। हमारा तीसरा भाग इसी पर फोकस करता है, एथनिक वेयर बूम और इस विशाल बाजार का लाभ उठाना। कंपनी की नजरें अब भारत के तेजी से बढ़ते एथनिक वेयर सेक्टर पर टिक गई थी। और ये बाजार कोई छोटा मोटा नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026 तक भारतीय एथनिक वेयर मार्केट $26.9 बिलियन के भारी भरकम आंकड़े को छू लेगा। ये पूरी इंडस्ट्री हर साल लगभग 9% की रफ्तार से बड़ी हो रही है। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि आगे की रणनीति किस दिशा में जाने वाली है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि पूरे एथनिक वियर बाजार में पुरुषों के सेगमेंट का हिस्सा भले ही 20% हो, लेकिन असली कहानी इसके ग्रोथ रेट में छुपी है। पुरुषों का ये खास सेगमेंट लगभग 20% के CAGR यानी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से भाग रहा है। ये ओवरऑल मार्केट की ग्रोथ से कहीं ज्यादा तेज है।
आखिर इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे वजह क्या है? वेल, इसके कई बड़े दिलचस्प कारण हैं। हर आय वर्ग के लोग अब शादियों में दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। लोगों का रुझान अब गली मोहल्ले के असंगठित दर्जी से हटकर बड़े ब्रांडेड कपड़ों की तरफ जा रहा है। कस्टम फिटिंग के झंझट के बजाय रेडी टू वियर कपड़ों की सुविधा सबको भा रही है। और हाँ, सोशल मीडिया के दौर में हर फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट दिखने का जो ट्रेंड चला है, उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ऊपर से भारत में साल भर चलने वाले त्योहार तो बार बार शॉपिंग करने का बहाना दे ही देते हैं। यहीं से एंट्री होती है हमारे चौथे और आखिरी भाग की, एथनिक्स फ्रेंचाइजी रणनीति। एक ऐसा फ्रंट एंड विस्तार जो पूरी तरह से बैक एंड की उस मजबूती पर टिका है जिसके बारे में हमने अभी बात की। बाजार के नए रुझानों को देखते हुए ही एथनिक्स बाय रेमंड का जन्म हुआ। ये ब्रांड का वो अचूक हथियार है जिसे बाजार की इस तेज ग्रोथ पर सीधे कब्जा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसके विस्तार का पैमाना देखिए, सच में हैरान करने वाला है। रेमंड बेहद आक्रामक तरीके से 68 अलग अलग शहरों में 118 नए एथनिक्स फ्रेंचाइजी स्टोर खोलने जा रहा है। इसमें बड़े और स्थापित बाजारों के साथ साथ तेजी से उभरते हुए नए शहर भी शामिल हैं। ये कदम साफ दिखाता है कि ब्रांड को अपने नए और मजबूत ऑपरेशनल ढांचे पर कितना गहरा भरोसा है। एथनिक्स कोई आम कपड़ों की दुकान या मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से पुरुषों के लिए एक प्रीमियम ओकेजन वेयर फॉर्मेट है। यहाँ आपको शानदार शेरवानी, क्लासिक बनगला सेट, जैकेट के साथ ट्रेंडी कुर्ता कॉम्बिनेशन और एकदम मॉडर्न इंडो वेस्टर्न फ्यूजन वेयर के साथ साथ मैचिंग एक्सेसरीज भी मिलेंगी। यानी खास मौकों के लिए प्रोडक्ट्स की एक बेहद फोकस्ड और प्रीमियम रेंज। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि रणनीति में असल में कितना बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव किया गया है। एक तरफ है रेमंड का पुराना कस्टम टेलरिंग मॉडल, जहां जटिल मैन्युफैक्चरिंग हब, हजारों ट्रिम्स को स्टैंडर्डाइज करने का सिरदर्द और बेहद कुशल टेलरिंग स्टाफ की जरूरत होती है। दूसरी तरफ है नया एथनिक्स रेडी टू वेयर मॉडल, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एकदम सिंपल बना देता है, स्टाफ की झंझट को कम करता है और सबसे बड़ी बात, एक ऐसे फ्रेंचाइजी मॉडल को जन्म देता है जिसे कितनी भी तेजी से स्केल किया जा सकता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष इस बात में छिपा है, एथनिक्स का पूरा फॉर्मेट विशेष रूप से केवल रेडी टू वेयर पर चलता है, कस्टम टेलरिंग पर नहीं। ये सुनने में शायद छोटी बात लगे, लेकिन कस्टम टेलरिंग के भारी भरकम ऑपरेशन से आज़ादी मिलने का सीधा असर इन्वेंट्री, स्टाफिंग और अंततः फ्रेंचाइजी के मुनाफे पर पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो इस नए मॉडल में ऑपरेशंस जितने आसान होंगे, प्रॉफिट मार्जिन उतना ही ज्यादा होगा। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। रेमंड ने जिस तरह बैकएंड की उलझनों को सुलझाकर और फ्रंट एंड को एकदम सिंपल बनाकर ये कमाल किया है, वो अपने आप में एक जबरदस्त केस स्टडी है। क्या दूसरे पुराने और लेगेसी ब्रांड्स भी इसी दमदार फॉर्मूले को अपनाकर, यानी पहले तेज बैकएंड मानकीकरण और फिर आक्रामक लेकिन सरल फ्रेंचाइजी विस्तार, अपने बाजार में एक नई जान फूंक सकते हैं? कॉर्पोरेट आधुनिकीकरण और बाजार की इन शानदार रणनीतियों पर विचार जरूर कीजिएगा। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।